तो दोस्तों कई बार डिले होने के बाद फाइनली केजीएफ चैप्टर 2 मूवी रिलीज़ हो गई है। 2018 में आई केजीएफ 1 मूवी ने जहां कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, वहीं केजीएफ 2 ने कुछ ही दिनों में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन चुकी है। इस सीरीज का पहला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, पर इसका दूसरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस फिल्म की स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आई, इसलिए आज मैं केजीएफ 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में 2018 यानी परसेंट डे का टाइम दिखाया जाता है। आनंद इंगलगी, जिन्होंने केजीएफ के बारे में एल्डोरेडो नाम की एक बुक लिखी थी और उसकी कहानी एक न्यूज़ चैनल वालों को सुनाई थी। अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर वो न्यूज़ चैनल वाले उन्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से होती है, जिन्हें वो बताते हैं कि उनके पिता ने एल्डोरेडो की सिर्फ आधी कहानी ही सुनाई थी और गवर्नमेंट ने उस बुक की सभी कॉपीज को जला दिया था और उन न्यूज़ चैनल वालों के पास जो किताब थी वो भी जली हुई थी। इसलिए अब उनके लिए बाकी की कहानी जानना नामुमकिन सा हो गया था। इसी वजह से विजेंद्र इंगलगी उन्हें एल्डोरेडो की बची हुई कहानी सुनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसके पिता ने उस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वो नहीं चाहता था कि वो कहानी अधूरी रह जाए। पर विजेंद्र को भी वो कहानी पूरी तरह से याद नहीं थी, इसलिए वो उन न्यूज़ चैनल वालों को अपने पिता की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और वहाँ तलाश करने पर उन्हें उस बुक की दूसरी चैप्टर की एक रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी विजेंद्र उन्हें सुनाना शुरू करता है। केजीएफ में जब रॉकी ने गरोड़ा को मारा तब वहाँ के 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल गए, क्योंकि वो पहले से ही उन सबका मसीहा बन चुका था। इसलिए उन्होंने वहाँ के सब गार्ड्स को मार दिया और रॉकी को अपना सुल्तान बना दिया। दूसरी तरफ केजीएफ के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरोड़ा मर चुका है और उन्हें लग रहा था कि अब गरोड़ा का छोटा भाई विराट वो केजीएफ का नया राजा बनेगा। इसलिए अगले दिन एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन और कमल, ये सभी पार्टनर्स विराट का राज्याभिषेक देखने के लिए केजीएफ पहुंचे। पर रॉकी ने गरोड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया था ताकि वो उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। इधर सभी पार्टनर्स रॉकी को केजीएफ का बॉस बना देख बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऊपर से रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को भी जबरदस्ती वहां बुलवा लिया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, पर रीना इससे खुश नहीं थी। ये सब देखकर कमल बहुत गुस्सा होता है और रॉकी का विरोध करता है और उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है, इसीलिए रॉकी उसे मार डालता है। उधर केजीएफ में काम करने वाले सभी लोग रॉकी के बॉस बनने से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई सब कुछ दे रहा था। और अब रॉकी ने पुराने गार्ड्स की जगह वहाँ के कई सारे वर्कर्स को हथियार देकर उन्हें नए गार्ड्स बना दिया था, पर उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था। इसलिए रॉकी ने गरोड़ा के पुराने कमांडर वनाराम को अभी तक जिंदा रखा था ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वनाराम पहले तो रॉकी के खिलाफ था, लेकिन बाद में वो उसका साथ देता है और वो फिर से कमांडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी वर्कर्स को बंदूक चलाना सिखाता है और वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी तरह देखभाल करता है। इसके बाद रॉकी सभी पार्टनर्स को जमा करके उन्हें बताता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, बल्कि वहाँ पर 8 और माइंस हैं, मतलब टोटल 9 माइंस हैं, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरोड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वो एक एक करके सभी माइन से सोना निकालना चाहते थे और उस काम को सालों तक जारी रखना चाहते थे। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में ही उन माइन से सारा सोना निकालने का फैसला कर लिया। इसलिए वो सभी वर्कर्स के साथ खुद भी दिन रात काम करता है और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना देता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रहा था और वो गरोड़ा के हटने के इंतजार में था और अब उसे बाहर आने का सही मौका मिल जाता है। उसे ये पता चल गया था कि केजीएफ में कोई बाहर का आदमी आकर राज कर रहा है और ये बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो एक रात केजीएफ के बॉर्डर पर घुस जाता है और वहाँ के गार्ड्स को मार डालता है। इसी दौरान एंड्रयूज रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालकर मारने का प्लान बनाता है। इस काम के लिए वो राजेंद्र देसाई को मार डालता है ताकि ये खबर सुनकर रीना वहाँ से बाहर निकले और उसके पीछे पीछे रॉकी भी बाहर आ जाए। जैसे ही रीना को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है और वो एक कार लेकर केजीएफ से बाहर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। उधर जब रॉकी को रीना के बारे में पता चलता है तो वो भी केजीएफ के बाहर आ जाता है और उन गुंडों का पीछा करता है।
वो गुंडे असल में अधीरा के आदमी थे जो कि रॉकी को अधीरा के इलाके में ले जाना चाह रहे थे और ये पूरा प्लान एंड्रयूज का था। उसी ने अधीरा की केजीएफ में घुसने में मदद की थी। फिर रॉकी उन सभी गुंडों को मारकर रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था। अधीरा उसे गोली मार देता है जिससे रॉकी बहुत घायल हो जाता है, पर अधीरा उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था और वो केजीएफ के सभी लोगों को खौफ में डालना चाह रहा था। इसीलिए वो रॉकी को छोड़ देता है और वो अपनी फ़ौज के साथ केजीएफ के बाहर डेरा डाल लेता है और वो किसी को केजीएफ के अंदर बाहर आने जाने नहीं देता, जिससे उनका बिजनेस रुक जाता है। इसी दौरान मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और वो रॉकी के सभी साथियों को मारकर पूरी पश्चिमी तट पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई मेंबर गुरु पांडियन की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पांडियन जो कि कई सालों से प्राइम मिनिस्टर था, उसी की वजह से अब तक केजीएफ पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था और अब रॉकी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी सुधरती है तो वो अपना दिमाग शांत करने और एक ख़ास काम को अंजाम देने रीना के साथ हेलीकॉप्टर से केजीएफ के बाहर निकलता है और वो दोनों दुबई चले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी इनायत खलील से मिलता है और उससे बिजनेस डील की बात करता है। पहले तो इनायत खलील इसके लिए राज़ी नहीं होता क्योंकि उसने अब शेट्टी से हाथ मिला लिया था, लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले ही अपने खुफिया आदमियों की मदद से शेट्टी को बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी और रॉकी के दुबई पहुंचने तक शेट्टी की पूरी गैंग ख़त्म हो जाती है। फिर जब इनायत खलील को यह खबर मिलती है कि रॉकी ने फिर से पश्चिमी तट को अपने कब्जे में ले लिया है, तब वो मजबूरी में रॉकी से डील कर लेता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी AK-47 गन्स भी खरीद लेता है क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ पुरानी गन्स ही थी। रॉकी वापस इंडिया लौट जाता है और वो अब अपनी नई गन से केजीएफ के बाहर बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है। इससे अधीरा भी घायल हो जाता है, पर रॉकी उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अधीरा ने भी एक बार रॉकी की जान बख्शी थी, इसलिए वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाकर अपने हाथों से शेट्टी को मारता है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को धमकाकर गुरु पांडियन की सरकार गिरने से बचा लेता है। इस सब के बीच रीना अब रॉकी को पसंद करने लगती है, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया। रॉकी ने वहाँ की आधी जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और बाकी जगह को एक खूबसूरत शहर बना दिया था और अब तक उसने वहाँ से लगभग साला सोना निकाल लिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांडियन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई पीएम आती है जिसका नाम रमिका सेन होता है, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गैर कानूनी काम से सख्त नफरत थी। रमिका सेन के पीएम बनने से सीबीआई के एक ऑफिसर राघवन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो कई साल से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और आज तक वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया था, लेकिन उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था। इसलिए वो रमिका सेन से जाकर मिलता है और उन्हें केजीएफ की इलीगल माइनिंग और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है और ये सब जानने के बाद रमिका सेन राघवन को पूरे देश में रॉकी के कारखानों पर छापा मारने के लिए बोलती हैं। लेकिन रॉकी के खबरी देश में हर जगह फैले हुए थे, इसलिए सीबीआई को छापा मारने पर कोई माल नहीं मिलता। पर बेंगलुरु में एक जगह उन्हें एक सोने का बिस्कुट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को इस बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्कुट को लेने के लिए बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ से बिस्कुट लेने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। इसके बावजूद भी डर के मारे रॉकी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता। इसी दौरान आनंद इंगलकी नाम का एक न्यूज़ रिपोर्टर, जिसने आगे जाकर एल डोराडो बुक लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ में घुस जाता है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने के बजाय उसकी ईमानदारी और हिम्मत से बहुत खुश हो जाता है और रॉकी अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आनंद इंगलकी को केजीएफ में रख लेता है। और केजीएफ में रहते रहते आनंद इंगलकी को ये समझ में आ जाता है कि एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी रॉकी बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के बिजनेस और उसके ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाता है, इसीलिए रमिका सेन अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तो वो खुद ही पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इसके बावजूद भी वो रॉकी को अरेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को इस तरह से मैनेज किया था कि
पीएम की पार्टी मेंबर्स को भी उसमें से पैसा ज़्यादा था, इसलिए रॉकी को अरेस्ट होने का कोई डर नहीं था। लेकिन इससे रमिका सेन और भड़क जाती है और वो अब किसी भी तरह रॉकी को हराने की कसम खा लेती है। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो केजीएफ से निकला हुआ सोना बेचना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा करता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं। पर वो ये सब पीएम के डर से नहीं कर रहा था, इसकी कोई और वजह थी। जब रॉकी के करीबी लोग उससे इस बारे में पूछते हैं तो रॉकी उन सबको बताता है कि उसका पिता एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हुए काफ़ी गरीबी में बिताई और कम उम्र में इतनी तकलीफ़ें झेलने की वजह से उसकी माँ बीमारी की वजह से मर गई। और मरने से पहले रॉकी की माँ ने उससे ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी ये सब काम करता है। और क्योंकि उसके पिता ने जीते जी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए रॉकी ने कर्नाटका से अपनी माँ की कब्र और अपने पिता को केजीएफ बुलवा लिया और उसने अपने पिता को उस कब्र की देखभाल के काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से अब तक बहुत गुस्सा था और वो काफ़ी समय से केजीएफ में घुसने की और रॉकी को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन उसे एंड्रयूज़ मिलता है और वो अधीरा को केजीएफ में घुसने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता ज़मीन से होकर केजीएफ की एक पुरानी माइन तक जाता था, इसलिए अधीरा वहाँ गड्ढा खोदकर अपनी फ़ौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत नाराज़ था, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने कई आदमी अधीरा के पास भेज देता है और वो सब मिलकर केजीएफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री के बीच में अपने काम में बिजी था। तभी अचानक रीना वहाँ आती है और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। लेकिन उसी वक्त अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ में पहुँच जाता है और एंड्रयूज़ भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो सब लोग वहाँ के गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। फिर अधीरा एक बंदूक से रीना को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है और फिर वो रॉकी के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। पहले तो अधीरा उसे बहुत मारता है, लेकिन बाद में रॉकी को रीना की याद आती है और तब वो अधीरा पर बुरी तरह टूट पड़ता है और आखिर में वो उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। उधर केजीएफ के गार्ड्स ने भी अधीरा के सभी साथियों को मार दिया था, पर रॉकी अभी तक इस बात से परेशान था कि ये सब लोग केजीएफ के अंदर कैसे घुसे। और जब ये उसे पता चलता है कि ये लोग एक पुरानी माइन से अंदर आए थे, तो रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है और वो उस इंसान को मारने के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है, क्योंकि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड गुरु पांड्यन था। जब सूर्यवर्धन ने गरोड़ा को अपना वारिस बनाया था, तभी से गुरु पांड्यन ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। उसी ने पहले गरोड़ा और अधीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की और अधीरा को गरोड़ा से बचाकर उसे अपने साथ मिला लिया। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरोड़ा को मारने का प्लान बनाया। और जब रॉकी केजीएफ का बॉस बन गया, तब उसने एंड्रयूज़ के जरिए अधीरा के केजीएफ में घुसने में मदद की। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई और आखिर में उसने खुद ही अपनी सरकार गिरा के रमिका सेन को रॉकी के पीछे लगा दिया। इसलिए रॉकी अब गुरु पांड्यन को मारने के लिए दिल्ली गया था और वहां पहुंचकर पार्लियामेंट में सबके सामने गुरु पांड्यन को मार डाला। और ये सब देखकर पीएम रमिका सेन बिल्कुल दंग रह जाती है। पहले वो सिर्फ रॉकी को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन अब इस कांड के बाद उसने रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल दिया। इसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को भी तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ रॉकी भी ये जानता था कि एक न एक दिन ऐसी कोई नौबत जरूर आएगी, इसलिए उसने पहले से ही अपने यहाँ काम करने वाले 20,000 लोगों के लिए एक नया शहर बनाकर तैयार रखा था। फिर जब इंडियन आर्मी केजीएफ में घुसने लगती है, तो फिर वहाँ रहने वाले सभी लोग वहाँ से निकलकर उस नए शहर में जाना शुरू करते हैं। फिर जब आर्मी वाले केजीएफ की तलाशी लेते हैं, तो ना तो उन्हें रॉकी मिलता है और ना ही कोई सोना, क्योंकि आर्मी वालों के आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना एक बड़े से शिप में रखकर इंडियन ओशन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सोना अपनी कंपनी के लोगों को दे दिया था और बाकी का सारा सोना वो समुद्र में डुबा देना चाहता था, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। इसलिए वो इंडियन ओशन के बीच में पहुंच जाता है और वो नेवी फोर्सेस को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। उधर सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल चुके थे, इसलिए रमिका सेन केजीएफ और रॉकी के शिप पर बम गिराने का ऑर्डर दे देती है। फिर एक तरफ केजीएफ तबाह होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाता है। और वो समुद्र इतना गहरा था कि उसमें डूबा हुआ सोना कभी किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी की मौत के कुछ टाइम बाद न्यूज़ रिपोर्टर आनंद इंगल की रॉकी की पूरी ज़िंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है,
पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सबको ये ऑर्डर दे दिया था कि इतिहास में कहीं भी रॉकी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, इसलिए जब बाद में आनंद इंगलकी की बुक पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि रॉकी के मरने के 3 महीने पहले यूएस का एक CIA ऑफिसर रमीका सेन से मिलने आया था, जिसने उन्हें एक फाइल देकर बताया था कि रॉकी ने 1978 से लेके 1981 तक यूएस और बाकी के 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए हैं। और रॉकी के मरने के बाद रमीका सेन उस CIA ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू करती है, जिसमें रॉकी के दूसरे देशों में किए गए क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर वो न्यूज़ चैनल वाले विजेंदर इंगलकी से KGF की कहानी सुन रहे थे। उस कहानी के पूरा होने के बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, तब आनंद इंगलकी की लाइब्रेरी में न्यूज़ चैनल के पियोन को KGF के तीसरे चैप्टर की कॉपी मिल जाती है। मतलब रॉकी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, उसका तीसरा पार्ट भी आएगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने 1978 से लेके 1981 तक दूसरे देशों में क्या क्राइम्स किए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि रॉकी उस समंदर में डूबकर मरा ही ना हो और वो किसी तरह से बच निकला हो, और KGF के चैप्टर 3 में हमें उसके आगे की कहानी दिखाई जाए। तो दोस्तों, ये थी KGF चैप्टर 2 की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।